So this is the first sign which is known as, आपने देखा कभी, सुना है ये, मतलब इसके बारे में पढ़ा है कुछ? नाम भी नहीं पढ़ा कभी? ठीक। तो ये एक ऐसा साइन है जिसके अंदर आपको बेसिकली दिखता है कि हाउ इजीली मसल्स आर स्टिमुलेटेड व्हेन देयर इज ए डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। अब कैल्शियम का यहाँ पे रोल क्या है? बेसिकली कैल्शियम इज द वेरी इंपॉर्टेंट आयन टू मेंटेन द रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। अब हमें पता है कि रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहीं पे 70 और 90 के आसपास होता है माइनस में, ठीक है, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। हम लोग ये पहले ही पढ़ चुके हैं जनरल फिजियोलॉजी स्टार्टिंग में ही, एक्शन पोटेंशियल और बाकी सारी चीजें। तो कोई भी चीज अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मसल या कुछ भी, तो उसमें पहले कहीं ना कहीं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ होगा, और एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने से पहले वो रेस्टिंग स्टेज में होगा सेल, ठीक है। अब उसको स्टिमुलेट करोगे आप, यू विल गिव सम एक्सटर्नल स्टिमुलस, दैट कैन बी मैकेनिकल, केमिकल, साउंड, कुछ भी हो सकता है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल स्टिमुलेशन विच इज टच। सो आप हल्का सा टच करोगे उसके एंगल ऑफ माउथ पे, और टैप करना होता है बेसिकली, हल्का सा टैप करोगे और इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस चालू हो जाएंगे। बाइक चलाएगा कोई, मतलब बाइक या कोई भी ऐसी चीज जिसमें स्पीड रहे थोड़ी और हवा लगे मुंह पे, तो फेस के ऊपर कॉन्ट्रैक्शन होने चालू हो जाएंगे। तो दैट इज नोन एज चॉस्टिक साइन। उसके अंदर बिकॉज विथ वेरी लेस स्टिमुलेशन द एक्शन पोटेंशियल इज रीच्ड, दैट्स व्हाई द मसल्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग। सो क्या हो रहा है कि -70 या -90 अपन लेके चल रहे हैं, वो जो गैप हो रहा है, अब -70 के बाद में दूसरा स्टेशन कौन सा आता है? एक्शन पोटेंशियल अपन बनाते हैं ना, ग्राफ बनाते हैं, तो उसमें अलग अलग पॉइंट्स हैं। आपने अगर उसकी लेबलिंग करी होगी तो आपको पक्का याद होगा। सो नेगेटिव इज -70 मान लेते हैं एक बार के लिए, फिर वहां से इंक्रीज होना शुरू होता है, जिसको हम बोलते हैं ईपीएसपी, EPSPs. Before generating action potential, there are some excitatory potentials, which when become so strong that they can reach up to threshold. Very good. तो नेक्स्ट स्टेशन आता है अपना -30 के आसपास। तो जैसे ही ये चीज -70 से -30 पहुंच जाए तो खूब सारे सोडियम चैनल्स या कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं और एकदम रश होता है पॉजिटिव आयंस का इनसाइड द सेल, एंड इट विल इवोक द, एकदम से ग्राफ ऊपर जाएगा, फिर +30 तक जाएगा, 40 तक जाएगा, एंड देन इट विल कम डाउन, दैट इज रीपोलराइजेशन। तो ऊपर जाएगा डीपोलराइजेशन, then it is coming back down, that is repolarization. Potassium channel will open, it will come outside because of concentration gradient and all that, and neutralize and again restore the resting membrane potential. ठीक है। अब जब कैल्शियम कम हो जाता है तो ये जो गैप है नेगेटिविटी वाला, ये कम हो जाएगा। RM जो आपका नीचे वाला जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो आपका थ्रेशोल्ड पोटेंशियल के पास पहुंच जाएगा। तो क्या होगा, छोटा सा स्टिमुलेट, मतलब अब ईपीएसपी उतना बड़ा नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, हल्का सा स्टिमुलेट करोगे, द चैनल्स विल ओपन एंड एक्शन पोटेंशियल विल बी जनरेटेड। सो दैट्स व्हाई व्हेन देयर इज ए हाइपोकैल्सीमिया इट विल इवोक द स्टिमुलेशन, मतलब कोई भी मसल कॉन्ट्रैक्शन इवोक करना इजी हो जाता है, जिसका एक बहुत बड़ा साइन है चॉस्टिक साइन। इसमें जैसे अपन फेस पे हवा लगती है बहुत तेज, तो भी इस तरह के कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस होने शुरू हो जाते हैं। सो पॉजिटिव रिस्पॉन्स वेरीज फ्रॉम ट्विचिंग ऑफ द लिप्स एट द कॉर्नर ऑफ द माउथ टू स्पाज्म ऑफ ऑल फेशियल मसल्स डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी ऑफ हाइपोकैल्सीमिया। नाउ दिस इज द अनदर साइन विच इज नोन एज स्ट्रोजेस साइन। ओके, so again hypocalcemia में ही हो रहा है। what you can see here, हाँ बेटा, इंटरलॉकिंग ऑफ फिंगर्स तो नहीं बोलते बेटा, इसको अपन पॉइंटिंग फिंगर बोलते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, दूसरा नाम क्या है इसका, पॉइंटिंग फिंगर, क्योंकि एक फिंगर जो है वो पॉइंटिंग हो रही है इस तरह से, और बाकी जो फिंगर्स हैं वो फ्लेक्स्ड है, बट वन इंडेक्स फिंगर इज एंड द थंब इज एक्सटेंडेड। वो देखो आप क्या क्या चीजें फ्लेक्शन में है, क्या क्या चीजें एक्सटेंशन में है।
So first we can see here, this is, sorry, this wrist is flexed. Flexed. Then what about the this मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट क्या हो रहा है इस पे भी फ्लेक्शन ही है, ठीक है, बिकॉज इट इज गोइंग डाउनवर्ड. फिंगर्स हमारी ऐसे नहीं है, ये एक्सटेंशन होता है तो ये ऐसे होती, ये ऐसे है, ठीक है. थंब अंदर जा रहा है, बाकी रेस्ट ऑफ द फिंगर्स आर इन फ्लेक्शन. इंटरफेलेंजियल जॉइंट इज इन फ्लेक्शन अगेन, एक्सेप्ट इंडेक्स एंड ग्रेट टो या थंब बोल सकते हैं. So thumb and index finger is extended. Again the same thing, it is due to hypocalcemia. Severe hypocalcemic condition होती है, उनके अंदर Clauser's sign देखा जाता है. So these are the few signs और the symptoms भी बोल सकते हो. ऐसा भी हो सकता है कि सब्जेक्ट या पेशेंट आके आपको एक्सप्लेन करे ये चीज, या फिर आपको खुद ही दिख जाए जब आप के पास आए पेशेंट, and you can easily point out that the may be suffering from the calcium deficiency. फिर आप टेस्ट कराओ और ट्रीटमेंट करो. So causes of hypocalcemia, सबसे बड़ा कॉज क्या हो सकता है? अपन ने क्या बात करी थी पिछली बार? There are 3 hormones involved. 3 hormones involved in the calcium homeostasis. पैराथायरॉयड हार्मोन क्या करता है? पैराथायरॉयड हार्मोन इंक्रीज करता है कैल्शियम को, ब्लड के अंदर लेके आता है, ठीक है. कैल्सिडोनिन क्या करता है? बोन में डिपॉजिट करता है. अपन ने क्या पढ़ा था? ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट एंड ऑस्टियोसाइट्स. ऑस्टियोसाइट तो वहीं रहेगा, बट ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी विल इंक्रीज कैल्शियम इनसाइड द सेल, and osteoclastic activity will decrease the calcium inside the bones but increase the calcium in the blood. So parathyroid is osteoclastic, it will increase the blood calcium level. So hypoparathyroidism अगर हो जाए तो पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा. अगर पैराथायरॉयड हार्मोन कम हो जाएगा तो we will face the deficiency of calcium ion. So one of the most common cause of hypocalcemia is hypoparathyroidism. Now this is most commonly occur in the thyroidectomy. आपने थायराइड निकाला, साथ साथ में आपका पैराथायरॉयड भी निकल गया, ध्यान नहीं दिया, it will lead to deficiency. Then autoimmune हो सकता है, खुद के सेल खुद को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ऑटोइम्यून रिएक्शन जनरेट हो जाए. कई बार थायराइड के अगेंस्ट भी होता है, बहुत कॉमन है थायरोडाइटिस. क्या बोलते हैं? थायरोडाइटिस. थायराइड के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाना, थायराइड के सेल खुद के अगेंस्ट काम करने लग जाते हैं. ऑटोइम्यून डिसऑर्डर हो गया. ऑटोइम्यून समझ में आ गया सबको? ऑटोइम्यून इज द एंटीबॉडीज आर फॉर्म्ड इनसाइड द बॉडी अगेंस्ट द टिश्यूज ऑफ बॉडी. तो यहाँ पे अगर पैराथायरॉयड और थायराइड के अगेंस्ट बन जाती है, जो कि एक बहुत कॉमन अकरिंग है, होता है बहुत कॉमनली. अगर आप ओपीडी में किसी से पूछेंगे, बात करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि थायरोडाइटिस के केस कितने ज्यादा होते हैं. एंड ये मोस्टली किसी न किसी वायरल इन्फेक्शन के बाद बहुत ज्यादा होता है. तो दैट इज द वन ऑफ द कॉज. एंड देन सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म, जिसमें पीटीएच रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब कि पीटीएच निकल रहा है बट अपने रिसेप्टर से कंबाइन नहीं हो पा रहा, रिसेप्टर के ऊपर वो एक्शन नहीं कर पा रहा. तो दैट इज नोन एज सूडो हाइपोपैराथायरॉयडिज्म. मतलब कि पैराथायरॉयड लेवल्स आर नॉर्मल एंड अबव नॉर्मल, क्योंकि अगर कैल्शियम मेंटेन नहीं होगा तो पैराथायरॉयड एक्स्ट्रा वर्क करके और पीटीएच रिलीज करेगा, बट स्टिल देयर इज नो एक्शन ऑफ पैराथायरॉयड हार्मोन बिकॉज ऑफ सम रेजिस्टेंस. देन इडियोपैथिक, जिसका रीजन हमें पता नहीं होता, उसको हम डाल देते हैं इडियोपैथिक में. तो दैट इज नोन एज इडियोपैथिक. अब हाइपोविटामिनेसिस डी. अब डी विटामिन हमने 2 की बात कर ली, थर्ड हमारा था विटामिन डी, कैल्सिट्रॉल जिसको बोलते हैं. तो कैल्सिट्रॉल क्या करता है? कौन से ऑर्गन पे इसका एक्शन है? मेन कौन से ऑर्गन पे इसका एक्शन है भाई? बोन पे ये काम नहीं करता. देखो 3 ऑर्गन है और 3 हार्मोन है. 3 ऑर्गन्स आर जीआईटी, किडनी एंड बोन.
ठीक है, 3 हार्मोन कौन से हैं? विटामिन डी, पैराथायरॉयड, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन एंड पैराथायरॉयड। नाउ बाकी दोनों तो बोन पे बहुत ज्यादा काम करते हैं, बट ये जो है विटामिन डी, इसको इनहेंस करता है पीटीएच, बट ये काम कहां करता है? जीआईटी और किडनी पे काम करेगा। तो जीआईटी से ये एब्जॉर्प्शन कराता है, मेन काम इसका ये है। तो हाइपोविटामिनेसिस डी में क्या होगा? डाइटरी डेफिशिएंसी, फर्स्ट कॉज। क्योंकि तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है चीजों को, चीजों के लिंक बिठाने की जरूरत है। तुम्हें ये याद है विटामिन डी है, तो विटामिन डी कहां काम करता है? जीआईटी पे, तो क्या होगा? डाइटरी डेफिशिएंसी। रिकेट्स एंड ऑस्ट्रोमलेशिया, इट्स अगेन द मालन्यूट्रिशन डिसऑर्डर्स। पढ़े होंगे आपने, आपको इसमें भी पीएसएम में भी पढ़ाए जाएंगे ये रिकेट्स एंड ऑस्ट्रोमलेशिया। देन रिकेट्स होता है बेसिकली बच्चों के अंदर, एंड ऑस्ट्रोमलेशिया एडल्ट्स के अंदर, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के कारण से। देन ऑर्गन डिसफंक्शन, ऑर्गन डिसफंक्शन हो गया मतलब कि जीआईटी जहां से आपका कैल्शियम अब्जॉर्ब हो रहा है, अब जीआईटी के सेल्स ठीक नहीं है, दे कांट एबल टू अब्जॉर्ब एनीथिंग, सो दैट विल लीड टू जीआई माल अब्जॉर्प्शन। रीनल में उसको रीअब्जॉर्ब नहीं किया जा रहा, तो रीनल लॉस। देन एंडोक्राइन रिस्पॉन्स टू नॉन हाइपोपैराथायरॉयडिज्म हाइपोकैल्सीमिया, सेकेंडरी हाइपरपैराथायरॉयडिज्म जनरेट हो जाएगी वहां पे। प्राइमरी नहीं है, बिकॉज ये डायरेक्टली पैराथायरॉयड में डेवलप नहीं हुई है, ये ड्यू टू डिफरेंट, क्योंकि वहां पे वर्क नहीं कर रहा है उसके कारण से हो रही है। पोस्ट सर्जिकल, द कॉमन कॉज ऑफ हाइपोपैराथायरॉयडिज्म अपन ने देख ही लिया, दैट इज आफ्टर रिमूवल। सो अब ये जो ऑटोइम्यून है, इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू क्लाइंब द लैडर ऑफ एमबीबीएस। अभी सिर्फ अपन ऑटोइम्यून पढ़ रहे हैं, धीरे धीरे ये कन्वर्ट हो जाएगा मैन में, जो कि आपके अभी भी दिया हुआ है, मेरे भी लेक्चर में है, मंडे को अपन देखेंगे उसको। बट इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू रीच अप टू द मेडिसिन फाइनल ईयर। बीच में ईएनटी में भी हो सकता है कि आए, सर्जरी में आएगा, ये मेडिसिन में आएगा। मैन इज मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाज्म, नियोप्लाजिया बोलते हैं बेसिकली, MEN। मैन की भी वैरायटी होती है 1 2 3 इस तरह से। तो उसमें क्लस्टर ऑफ ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है बेसिकली रिलेटेड टू एंडोक्राइन, मल्टीपल एंडोक्राइन नियोप्लाजिया। So may cluster with other autoimmune endocrine disease including diabetes, autoimmune thyroid disease, Addison's, etc. ट्रीटमेंट, आप अब कैल्शियम पीटीएच बाहर से देना शुरू करो। अगर रेजिस्टेंस है तो क्या करोगे? अगेन द डाइटरी कैल्शियम पीटीएच इज नॉट अवेलेबल, मेंटेन द एडिक्वेट ब्लड कैल्शियम विदाउट कॉजिंग साइड इफेक्ट। देन पीटीएच इज नॉट अवेलेबल क्लिनिकली फॉर रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका नहीं हो सकता कुछ। तो ट्रीटमेंट सेंटर्स ऑन द यूज ऑफ विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन पे पूरा हमारा सेंटर करता है इसका ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? पीटीएच नहीं है हमारे पास, तो हमारे पास दो चीजें बची, विटामिन डी एंड कैल्शियम सप्लीमेंटेशन। तो ये दोनों क्या करेंगे? अगर हम विटामिन डी देंगे तो वो गट के ऊपर काम करेगा, साथ में हम विटामिन डी भी देंगे तो वो उस गट से कैल्शियम को उठाने के अंदर हेल्प करेगा। तो दोनों चीजें अगर साथ में नहीं दी, या फिर एक चीज की डेफिशिएंसी है, दूसरी चीज हम दिए जा रहे हैं, तो कोई फायदा रिजल्ट आपको मिलेगा नहीं। तो आपको साथ में विटामिन डी के साथ में आपको कैल्शियम सप्लीमेंटेशन या उसका न्यूट्रिशन जो भी है मेंटेन करना है।